तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को तोहफा देने वाले हैं। वो आज अलीगढ़ जा रहे हैं, जहां से राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की वो आधारशिला रखने वाले हैं। अब से करीब 1.5 घंटे बाद पीएम मोदी यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे। 92 एकड़ में बना विश्वविद्यालय अलीगढ़ में एएमयू के बाद दूसरा विश्वविद्यालय है, जिससे अलीगढ़, कासगंज, एटा और आसपास के जो इलाके हैं वहां के छात्रों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, उस पर सबकी नजर भी है। तो आज अलीगढ़ दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, वहां नींव रखेंगे और दोपहर 12 बजे का वो वक्त होगा जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। डिफेंस कॉरिडोर का पीएम उद्घाटन करेंगे। आज नए यूपी की संकल्पना साकार हो रही है। तो वहीं ये देखिए, यूपी को पीएम मोदी का तोहफा मिलने वाला है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये तोहफा दरअसल यूपी वासियों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये यूनिवर्सिटी बन रही है और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जो छात्र हैं जो बहुत दूर जाया करते थे पढ़ाई को लेकर, वो अब वहां जा पाएंगे। 2023 तक यूनिवर्सिटी परियोजना पूरी होने की उम्मीद है। डिफेंस कॉरिडोर की भूमि का भी शिलान्यास आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। 12 बजे का वो वक्त होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तोहफा यूपी वासियों के लिए, खासतौर पर चुनाव से ऐन वक्त पहले। और 1929 में एएमयू बनाने के लिए लीज पर दरअसल ये जमीन दी गई। राजा ने करीब 3 एकड़ जमीन एएमयू के लिए दी थी। राजा महेंद्र प्रताप का एएमयू से जुड़ाव हम आपको बता रहे हैं। 3 एकड़ जमीन के बदले सालाना सिर्फ 2 रुपए लिए गए। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के छात्र थे राजा महेंद्र प्रताप। बाद में एएमयू बन गया और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो कुल मिलाकर एक बड़ी सौगात यूपी वासियों को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने वाले हैं। अलीगढ़ में बनेगी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी। अब से थोड़ी देर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। तो यूनिवर्सिटी के बहाने चुनाव पर क्या नजर है, यह भी अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। 2019 में योगी जो थे वो जाट समुदाय के महान नेता थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इस तरीके की कई घोषणाएं यूपी सरकार में की गई थी। पिछले सरकारें राजा महेंद्र प्रताप को भूल गई हैं। ये बात लगातार बीजेपी की तरफ से कहती गई है। यूपी चुनाव के मद्देनजर जाट वोट बैंक काफी अहम है और अब तक सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही मौजूद है। अब ये दूसरी यूनिवर्सिटी जो वहां पर बनेगी, वो आसपास के जो इलाके हैं वहां के जो छात्र हैं वो पहुंच पाएंगे। किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, जरा तस्वीरें देखिए। पूरी तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं। सब तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे पोस्टर्स जो हैं वो आपको लगे हुए नजर आएंगे। मंच भी पूरी तरीके से तैयार है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको तैयारियों का दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं। यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से पहले डिफेंस कॉरिडोर की भूमि का भी आज शिलान्यास प्रधानमंत्री के कर कमलों से होना है। तो ये सीधी तस्वीरें हम उस जगह की, उस परिसर की जहां पर आज ये कार्यक्रम होने वाला है। और चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी सौगात यूपी वासियों को मिलता हुआ यहां पर यूनिवर्सिटी के निर्माण के बाद ये माना जा रहा है कि जो छात्र अलग अलग जगहों पर या यूपी छोड़कर दूसरे राज्यों में उनको जाना होता था पढ़ाई के लिए, अब वो वहीं पर रहकर अपने एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे। ये मंच बनना तैयार हो गया है। तैयारियों की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे लगे पोस्टर्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिशन यूपी में जुट चुकी है, तो विरोधी भी अपना अभियान तेज कर चुके हैं। और इसी कड़ी में मिशन यूपी पर निकली आम आदमी पार्टी आज अयोध्या में तिरंगा यात्रा करने जा रही है। तिरंगा यात्रा के लिए प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गए। अब आज तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आप यूपी के अलग अलग शहरों में तिरंगा यात्रा कर रही है। अयोध्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने कल साधु संतों से भी मुलाकात की थी। सिसोदिया ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। माथे पर तिलक लगाकर पूरे रंग में रंगे हुए सिसोदिया नजर आ रहे थे। ये 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जहां
आपने भी अपनी कमर कस ली है। अयोध्या में सिसोदिया को आप देख रहे हैं, संजय सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं, साधु संतों के बीच पहुंचे, बकायदा हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया। इस सम्मेलन के माध्यम से राज सत्ता को चलाने की जो चाणक्य की नीति थी, चाणक्य निरंकुश सत्ता के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, लेकिन उस बड़ी पार्टी ने भारत का बहुत बड़ा नुकसान भी किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जो पार्टी जितनी ताकत, जितनी बड़ी शक्ति में होती है, उतना बड़ा नुकसान भी करती है। आज आप नौटंकी कर रहे हैं, ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके सच को भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। अच्छा लगा, गर्भगृह का दर्शन हुआ जहाँ पे ध्वजा लहरा रही है और बहुत शीघ्र यहाँ पे एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और रामलला के दर्शन हुए। वहाँ पे यही विनती की, प्रार्थना की रामलला के चरणों में कि पूरे देश में सब लोग खुशहाल रहें, सब लोग गरीबी से निकल के आएँ, सब लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, कोरोना जैसी महामारी या किसी और बीमारी का सामना ना करना पड़े, सबको रोजगार मिले, यही प्रार्थना की। समय में 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाली दिल्ली में 26,000 लोगों ने दम तोड़ दिया। उस दौरान अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता ऑक्सीजन की दलाली में व्यस्त रहे। जहां बरसात के दिनों में पूरी दिल्ली स्विमिंग पूल बन जाती हो, उस दल के मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कालनेमी और मारिच की तरह उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने के लिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और तिरंगा यात्रा और संकल्प यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार के साथ है। किसी भी तरह से भगवान के नाम पे राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी का सेक्युलरिज्म है कि अपने जो भी आस्था है, अपना जहां पर भी फेथ है उसमें विश्वास जरूर रखो, पर साथ ही साथ आप ये भी करिए कि और मजहब है उनका भी सम्मान कीजिए। मैं मेरे इष्ट देव या राम को मोक्ष की प्राप्ति और आत्मा के कल्याण के लिए जरूर उसकी प्रार्थना करता हूं, पर राजनीति के गलियारों में उसको बदनाम करने या उसके नाम पे पैसा खा जाना, मैं मानता हूं ये सही मायने में मजहब नहीं है। उधर भवानीपुर में ममता बनर्जी चुनावी अभियान चला रही हैं और इसी कड़ी में एक दिन पहले वो 16 आना मस्जिद में पहुंची। इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। तो भवानीपुर में ममता बनर्जी चुनावी अभियान चला रही हैं और इसी कड़ी में एक दिन पहले वो 16 आना मस्जिद पहुंची थी। इसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। हर कोई उन पर अववाद पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है कि अब जब चुनाव है तो ऐसे में मस्जिद मस्जिद जा रही हैं ममता बनर्जी। तो भवानीपुर में वोट मांगती हुई भी वो नजर आई और मस्जिद तक उनकी दौड़ भी लगी है, जिसको लेकर विपक्ष खासतौर पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। एक दिन भी नहीं हुआ हमारी प्रत्याशी प्रियंका टेबरियाल ने काम शुरू किया, इतना अच्छा रिस्पांस शुरू हो गया। उसका बाद ममता बनर्जी मस्जिद से कैंपेनिंग शुरू करने के लिए मजबूर हो गई। ये सीधा सीधा किस वोट के ऊपर डिपेंड करके बंगाल में तृणमूल कांग्रेस राज कर रही है और किस वोट की टारगेट करके भवानीपुर जीतने के लिए उम्मीद जता रही है। বন্দ্যোপাধ্যায় জিতেছেন, ফিরাদ হাকিম পোর্ট থেকে অনেক ভোটে জিতেছিল, সেটাও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ছবি দেখিয়ে। সব জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী ছিল, অর্থাৎ বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য রায় দিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু নন্দীগ্রামে একটা কারচুপি হয়েছিল, একটা অন্যায় হয়েছিল, তাই ফর্মালিটিজ অনুযায়ী সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী এখানে মমতা ব্যানার্জিকে দাঁড়াতে হয়েছে।
प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 2022 को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। 25 सितंबर तक उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर नाम पार्टी दफ्तर तक पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की अगुवाई में प्रदेश भर में चुनावी यात्रा निकाली जाएगी। यूपी में कांग्रेस का चेहरा होंगी प्रियंका। कांग्रेस का प्लान उत्तर प्रदेश तैयार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी फुल एक्शन में हैं। आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए वो लखनऊ दौरे पर गई थी। प्रियंका ने आगे की रणनीति का खाका खींचा ताकि पार्टी एक एक बूथ पर मजबूत हो सके। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने प्रियंका को उत्तर प्रदेश का चेहरा बताया है। हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफ़ी है। वो चेहरा हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद उस चेहरे पर कोई लेबल लगाने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। दूसरे को लगे तो जब प्रियंका जी से बात होगी तो उनसे अवश्य पूछ लेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी होंगी? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रियंका काबिल हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के दिल के करीब हैं। अगर आला कमान नाम पर मोहर लगाता है तो कुछ भी गलत नहीं। अजय कुमार लल्लू ने बताया, उत्तर प्रदेश जीतने का प्लान प्रियंका गांधी ने तैयार कर लिया है। प्लानिंग कमीशन, जो उन्होंने एक प्लानिंग कमेटी बनाई है, उन लोगों से मिलकर जो कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकलनी है, हम वचन निभाएंगे, उसकी तैयारी कैसे होना चाहिए, किस रूट पर होना चाहिए, क्या उसका हमारा मापदंड होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की और सभी नेताओं ने अपनी सहमति व्यक्त की, जिसको उन्होंने कहा कि हाँ, कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा आप निकालिए, हम वचन निभाएंगे। पीसी की बैठक किया उन्होंने। पीसी में टिकटों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में पहली बार महासचिव दीदी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में संगठन, फ्रंटल और सभी हमारे महासचिव और उपाध्यक्ष लोगों को भी इसका हिस्सा बनाया गया और ये तय किया गया कि 25 सितंबर तक हम टिकटों का आवेदन लेंगे। वहीं प्रियंका गांधी पर कांग्रेस की तरफ से आए बयान को लेकर बीजेपी का रिएक्शन आया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कहना है कि प्रियंका गांधी की अगुवाई में भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। वैसे बयान मैंने सुना नहीं, आप बता रहे हैं उसके आधार पर केवल चाहे यहाँ श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को सीएम फेस बनावे, चाहे श्री राहुल गांधी जी को सीएम फेस बनावे और चाहे जो बयान दे रहे हैं वो स्वयं बन जावे, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है। अभी कांग्रेस का यूपी में कोई भविष्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव फिर से मजबूती से लड़ रही है और जीतने जा रही है और हम सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। अमेठी रायबरेली गई हैं, 3-4 दिन से यो लखनऊ में थी। नहीं, लोकसभा चुनाव के समय भी रायबरेली और अमेठी दोनों जगह दौड़ रही थी, लेकिन अमेठी में उनके भाई जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे वो हार गए थे, उनकी मम्मी जीत गई हैं। लेकिन हम लोगों को लक्ष्य है कि 2024 में हम रायबरेली लोकसभा में भी कमल खिलाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम फेस होने की बात में दम हो या ना हो, पर इससे पार्टी लाइन में एक कड़ा मैसेज गया है, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता जोश में हैं। उनका मानना है कि रायबरेली और अमेठी हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा है और अगर प्रियंका गांधी सीएम फेस की तरह सामने आती हैं तो पार्टी को यूपी चुनाव से पहले एक बड़ी जीत मिल सकती है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव। भगवान राम की नगरी अयोध्या इस बार यूपी की सियासी पार्टियों के लिए धाम बन गई है। हर पार्टी का नेता अयोध्या से अपने अभियान की शुरुआत कर रहा है। हर कोई भगवान राम के सहारे चुनावी नैया पार करने की कोशिश में है और अब अयोध्या में धर्म की सियासत जंग में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। यूपी में चुनावी शोर है। हर दल, हर पार्टी में भक्ति का जोर है।
हर कोई भक्ति से सियासी शक्ति हासिल करने में जुटा है और सियासत के इस धर्म कर्म का केंद्र बन गई है भगवान राम की नगरी अयोध्या। आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी अभियान अयोध्या से ही शुरू किया है। मंगलवार से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा से पहले खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, संतों के साथ बैठकर भंडारे में खाना खाया और फिर भक्ति भाव में डूब गए। यूपी में इन दिनों कुछ ऐसी सियासी बयार बह रही है कि हर किसी के कर्म में धर्म की झलक दिखी जाती है। हर कोई खुद को राम भक्त बता रहा है और हर किसी को यूपी में भगवान राम की कृपा बरसने का भरोसा है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इसीलिए आए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने और देश भर की राजनीति भगवान राम की राजनीति से प्रेरणा ले, जिसमें वो सबरी को भी उतना ही पवित्र मानते थे, जिसमें वो अपने नगरी के रहने वाले सभी लोगों को इंसान के रूप में सबको बढ़िया मानते थे और सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, इसकी व्यवस्था हो। दरअसल अयोध्या इस बार यूपी की सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। बीएसपी ने अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से ही की। ओवैसी ने भी अयोध्या की धरती से चुनावी आगाज किया और समाजवादी पार्टी यहां प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। यानी सभी पार्टियों को पता है कि 2022 में यूपी की जीत का रास्ता अयोध्या से होकर गुजरेगा। भक्ति के जरिए चुनावी शक्ति जुटाने की कुछ ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रायबरेली दौरे पर भी नजर आई। रायबरेली पहुंचने पर पहले प्रियंका गांधी ने रास्ते में हनुमान मंदिर में दर्शन किए थे, लेकिन इस सियासी कवायद के बीच सवाल यह है कि भक्ति के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश में विपक्ष कितना कामयाब होगा, क्योंकि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की भक्ति के बहाने बीजेपी पूरे विपक्ष को निशाने पर ले रही है। यहाँ श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को सीएम फेस बनावे, चाहे श्री राहुल गांधी जी को सीएम फेस बनावे और चाहे जो बयान दे रहे हैं वो स्वयं बन जावे, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया है। अभी कांग्रेस का यूपी में कोई भविष्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव फिर से मजबूती से लड़ रही है और जीतने जा रही है और हम सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। यूपी की सियासी सरगर्मी के बीच पार्टियां सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे जीत का प्लान तैयार कर रही हैं और राम का नाम लेकर चुनावी बेड़ा पार करने की कोशिश में हैं। आज तक ब्यूरो। सितंबर में मूसलाधार बारिश से देश के कई हिस्से सैलाब में डूब गए हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र भारी बारिश के बाद वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। उधर पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रही बारिश से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ों के दरकने और चट्टानों के खिसकने का सिलसिला भी जारी है। रास्तों पर गिरी चट्टानें और मलबों ने मुसाफिरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। ये 10 तस्वीरें जरा आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो आपको ये दिखा देंगी कि आलम इस वक्त क्या है। बाढ़, बारिश से बर्बादी का हाल अब इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन स्थितियां हर जगह एक जैसी हैं। कहीं सैलाब में पानी में गाड़ी बैठती हुई नजर आ रही है, कहीं पर पहाड़ धड़कने से हाईवे जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। तो मूसलाधार बारिश से नदियां ही नहीं गरज रही, झरने भी शोर मचा रहे हैं। मसूरी का केम्प्टी झरना मानो अपनी धार से सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सैलानियों को तुरंत वहां से हटाना पड़ा। वहीं महाराष्ट्र का अमरावती झरना सालों भर सूखे से जूझने के बाद अब उफान पर है। झरना नहीं, झरने की धार देखिए। उधर गुजरात में नई सरकार और नए सीएम का राजपाट है, लेकिन सत्ता संभालते ही सैलाब के कहर से सामना हो गया। राज्य में जामनगर के हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। जूनागढ़ से लेकर राजकोट शहर के इलाके भी मौसम के कहर से जूझ रहे हैं। और हम आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखाएं। पानी के भयंकर प्रहार के बीच जिंदगी बचाने की हिम्मत वाली ये जंग अभी भी लड़ी जा रही है। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। ये तस्वीरें आपको पल पल डराएंगी।
इन तस्वीरों में कुदरत के कहर का सबसे डरावना रूप कैद है। गुजरात के सौराष्ट्र में हाल के सालों की सबसे भयंकर बाढ़ ने कहर बरपा दिया है और सबसे ज्यादा आफत आई है जामनगर पर। ये तस्वीरें जामनगर के कलवाड़ इलाके की है। यहाँ उफनती लहरों के बीच चल रहा है सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। इस पूरे ऑपरेशन में हर सेकंड डर और खौफ है। देखिए कैसे मकानों के इस कतार के दोनों तरफ ऐसा सैलाब दिख रहा है जो हर चीज को नेस्त नाबूद कर देने पर आमादा दिखता है। बारिश बंदी नहीं हो रही है। पानी की रफ्तार डरावनी है और इन मौतों की लहरों के बीच से लोगों को बचा ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के जवान जान जोखिम में डालकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। ऊपर आसमान में हर पल वायुसेना के हेलीकॉप्टर चौकसी कर रहे हैं। टेंट हाउस के काम आने वाली लंबी सी फ्रेम के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हो रही है। पहले इस फ्रेम की मजबूती परखी जाती है। इसके जरिए एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में घिरे लोगों तक पहुंचते हैं। इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन। एक एक करके लोगों को निकालने का काम शुरू होता है। सांसें थाम देने वाले हालात के बीच से लोगों को निकाला जा रहा है। लोगों के चेहरों पर खौफ साफ दिखता है। लेकिन लोगों को एनडीआरएफ के जवानों पर भरोसा है और ये जवान भी पूरी एहतियात के साथ लोगों को निकालते हैं। किसी को खड़े होकर तो किसी को लोहे की लंबी फ्रेम पर बैठकर निकाला जाता है। जहां सीढ़ी से काम नहीं बनता वहां रस्सियों के सहारे लोगों को निकाला जाता है। जहां जमीन के जरिए रेस्क्यू मुमकिन नहीं होता वहां आसमान से देवदूत बनकर उतरते हैं रेस्क्यू टीम के जवान। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकाला जाता है। जामनगर पूरा शहर डूबा है। दूर दूर तक ट्रक और बस पानी में डूबते नजर आते हैं। पूरे गांव और शहर में पानी भरा है। घरों का बमुश्किल 1 फुट हिस्सा बाहर दिख रहा है। एक पूरी मस्जिद देखिए कैसे पानी में समा गई है। एक शख्स मस्जिद की दीवार पर लाचार खड़ा है। बाढ़ के पानी में ये कार खिलौने की तरह बह गई। इस कार का अता पता तक नहीं चला। देखिए लोग कैसे कंधे तक पानी में खड़े हैं किसी मदद की उम्मीद में। पुल पर जरे सहमे लोग अपने शहर को देख रहे हैं। उफनते पानी में डूबते उतराते उस जामनगर शहर को जिसको इस कुदरत की मार से उबरने में काफी वक्त लगेगा। गोपी घांघर, आज तक। तो ये
तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब जरा वो इलाके भी आपको बता दें जहां जो सबसे ज्यादा बाढ़ के हालातों से जूझ रहे हैं। गुजरात के ये इलाके हम आपको दिखा रहे हैं, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, मोरबी और भावनगर। ये दरअसल वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। यहां पर जीना इस वक्त दूभर है क्योंकि कई जगहों पर कमर से ऊपर अब पानी पहुंच चुका है, लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है। और ये गुजरात के वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोशिश हो रही है कि सबसे पहले वहां जो लोग फंसे उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। गुजरात में राजकोट में सैलाब का राजपाट है, तो जूनागढ़ में बाढ़ से जिंदगियों की जंग, घरों गलियों से लेकर हाईवे तक पानी ने पांव वहां पर पसार लिए हैं। गांव के गांव डूबे पड़े हैं और अब दूसरे राज्यों से एनडीआरएफ की टीमें यहां पहुंच रही हैं। राज्य के कई जिलों में पिछले 36 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजकोट में सैलाब ही सैलाब, मूसलाधार बारिश में अटकी सांसें। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बारिश और बाढ़ ने गुजरात के राजकोट में भयंकर तबाही मचाई हुई है, कैसे लोग जिंदगी को बचाने के लिए सैलाब से लड़ रहे हैं। सबसे पहले राजकोट की ये तस्वीर देखिए, कैसे एक बस्ती में सैलाब ही सैलाब है, ऊपर से बारिश भी मूसलाधार हो रही है। ऐसे में कुछ लोग रस्सी के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रस्सी को गली में खड़ी एक गाड़ी से बांधा जाता है, फिर 2 लोग रस्सी को लेकर एक घर की तरफ बढ़ते हैं जिसमें एक बुजुर्ग फंसे हुए थे और जान पर खेलते हुए ये लोग बुजुर्ग को बचा लेते हैं। उसके बाद बुजुर्ग की जान में जान आती है और चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। इसके साथ ही रस्सी के सहारे ही ये लोग और लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजकोट में बस्तियां क्या, रिहायशी इलाके क्या, हाईवे और रोड पर भी सैलाब ही सैलाब है। बारिश भयंकर हो रही है। ये गुजरात के रैया रोड की तस्वीर है। यहां तो सैलाब में कारें ही बहने लगी। आप देख सकते हैं कि कैसे काले रंग की ये कार बही जा रही है। लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इस कार को रोकने की कोशिश करे, क्योंकि इस कार को रोकने का मतलब है खुद के जान को खतरे में डालना। काली कार के साइड में एक सफेद कार बह रही है, जबकि उसके आगे भी कई कारें बह रही हैं। और ये देखिए कैसे ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए एक लोहे के बोर्ड को पकड़कर खड़ा है। सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, लेकिन इस शख्स ने कसकर बोर्ड को पकड़कर रखा है, क्योंकि अगर ये अपनी पकड़ ढीली करता तो पता नहीं बहकर कहां पहुंचता, क्योंकि जो सैलाब कारें बहा कर ले जा रहा हो वो इंसान को तो तिनके की तरह बहा ले जाएगा। जूनागढ़ में भी बारिश बेहिसाब। सितंबर में सैलाब का ऐसा तांडव नहीं देखा। गुजरात में राजकोट के अलावा जूनागढ़ में भी बारिश ने हाहाकार मचाया है। ये देखिए कैसे पुल के नीचे सैलाब बह रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ही कलेजा कांप जाता है। जो लोग इस सैलाब को देख रहे हैं उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के तटीय इलाकों, खासकर जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका और राजकोट के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।
यानी गुजरात के लिए मुसीबतों का सैलाब अभी और आफत लेकर आने वाला है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई जिससे आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि वहां परिस्थितियां क्या हैं। जरा राजस्थान और महाराष्ट्र के हालात भी आपको दिखाते, कुछ जुदा नहीं है। किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ से लोग प्रभावित है, जरा महाराष्ट्र में आपको बताएं। मूसलाधार लगातार बारिश हो रही है और ये इलाके पालघर, नासिक, हिंगोली और अकोला, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है, लोगों का घरों पर रहना दूभर हो गया है। अब जरा आपको हम यहां राजस्थान की भी तस्वीर दिखाएं। वहां पर सितंबर में सैलाब सा उठ पड़ा है। चूरू, फतेहपुर, शेखावटी और ये उदयपुर, ये 3 ऐसे इलाके जहां सबसे ज्यादा बाढ़ जैसे हालात हैं, जिनसे लोग रोज दो चार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में आफत मूसलाधार। सितंबर में सैलाब आया, संकट लाया। लगातार बारिश की वजह से पालघर में भी लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए पालघर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। डैम से बहता ये पानी लोगों को डरा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। महाराष्ट्र के अकोला में सितंबर की बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अकोला के अकोट और दरियापुर जाने वाले रास्ते पूर्णा नदी की बाढ़ से बंद हो गए। अकोला अमरावती में 48 घंटे की बारिश ने पूर्णा नदी में प्रचंड बाढ़ ला दी, जिसके चलते नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद हो गए। इस दौरान कई लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। राजस्थान में आई मूसलाधार तबाही। अब की बार सितंबर में डूबा राजस्थान। बारिश और सैलाब ने हाहाकार राजस्थान में भी मचा रखा है। उदयपुर जिले के ऋषभ देव इलाके में बहते पुल को पार करना एक ट्रक वाले को महंगा पड़ गया। पुल के बीच अचानक पानी के बहाव के साथ डंपर बहकर आगे चला गया। हालांकि मौके पर मौजूद गांव वालों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद डंपर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। उदयपुर में पिछले 3 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में सैलाब के बीच रत्ती भर जोखिम लेना भी जिंदगी का जोखिम बन सकता है। राजस्थान के चूरू में भी 2 दिन की बारिश ने नाक में दम किया हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया, दुकानें डूब गईं, निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। चूरू के राजकीय बागला स्कूल के बाहर इतना पानी भर गया कि स्टाफ को नगर परिषद ने ट्रॉली मंगवा कर निकलवाया। आज तक ब्यूरो।